और अब हाजिर हैं हम दूसरे भाग का वीडियो लेकर के, जो कि सर्वे से संबंधित है। देखें दूसरे भाग को। अब आगे देखिए, फॉर्म संख्या 2 दिया गया है। यहाँ किनारे लिखा है फॉर्म 2। अब 2 में क्या क्या भरना है उसको भी हम देख लें एक बार। तो 2 में जब हम भरेंगे तो सबसे पहले हम भरेंगे, आप देखिए कि लिखा हुआ है मेहमान लाभार्थियों की विवरणी, यानी जो बाहर से आए हुए होते हैं। कुछ नानी घर आए हुए होते हैं, कुछ अपने संबंधियों के यहाँ आए हुए होते हैं, तो उनकी विवरणी किस प्रकार हम भरेंगे। तो सबसे पहले क्रम संख्या, फिर घर संख्या कि किस घर में आए हैं, मेहमान लाभार्थी का नाम, गर्भवती बच्चा, लिंग स्त्री है या पुरुष है। उसके बाद हम बच्चे के पिता का नाम, यदि गर्भवती है तो पति का नाम। फिर अभिभावक के पहचान पत्र का प्रकार एवं पहचान पत्र की संख्या। गर्भवती है तो फिर प्रसव होने की संभावित तिथि। यदि बच्चा है तो जन्म तिथि, उम्र, या गर्भवती है तो उसकी भी उम्र लिखेंगे। जन्म तिथि या उम्र। टीकाकरण कार्ड है, यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। गर्भवती इस गांव में कितने दिन रहेगी या रहेगा, तो इसका भी विवरण लिखना है। फिर देह टीका, कौन कौन सा टीका दिया गया। अभियुक्ति, यदि किसी प्रकार की विशेष बात है तो फिर उसको हम अभियुक्ति में लिखेंगे। अब जब हम फॉर्म 3 को देखेंगे तो इसमें गांव की कुल जनसंख्या का विवरण है और वित्तीय वर्ष 24-25, 25-26 एवं 26-27 इतने वर्षों का इसमें विवरण भरा जा सकता है। सबसे पहले माह का नाम, तो साइड में माह का नाम लिखा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। फिर वर्ष लिखे हैं 2024, 25, 26, फिर 24, 25, 26, यानी 24 से 26 तक के वित्तीय वर्ष में कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या और कुल चिन्हित बच्चों की संख्या दो तरफ है। एक तरफ देखें आप, कुल नए चिन्हित गर्भवती की संख्या होगी और दूसरी तरफ कुल चिन्हित बच्चों की संख्या। इस प्रकार से यह कॉलम भरा जाएगा पूरे साल का और वित्तीय वर्ष 24 से लेके 26 तक का। अब देखिए फॉर्म संख्या 4 जो फॉर्म संख्या है जिसमें गर्भवती महिला की विवरणी दी हुई है। अब गर्भवती महिला की विवरणी है तो इसमें सबसे पहले देखिए कि क्रम संख्या लिखना है, घर संख्या लिखना है, गर्भवती का नाम लिखना है, पति का नाम लिखना है, लाभार्थी का मोबाइल नंबर लिखना है, जो गर्भवती माता है उसकी पहचान का प्रकार एवं पहचान संख्या, अंतिम माहवारी की तिथि, प्रसव होने की संभावित तिथि, टीका की तिथि, TD1, TD2, TD बूस्टर, जांच की तिथि, पहला जांच 12 सप्ताह के अंदर यदि है तो जांच की तिथि, वजन, BP, हीमोग्लोबिन, फॉलिक एसिड की गोली, जांच की तिथि दूसरे जांच में। फिर उसी तरह से सारा भरा जाएगा, वजन, BP, कैल्शियम की गोली, IFA की गोली 180 देनी है वो। साथ ही साथ तीसरी जांच में जांच की तिथि, वजन, BP, जांच की तिथि, चौथी जांच में फिर से वजन, BP, फिर प्रसव की तिथि और फिर कुछ विशेष बातें हैं तो अभियुक्ति में। इस प्रकार से पूरा विवरणी गर्भवती महिला की इसमें भरी जाएगी। अभियुक्ति में हम उन बातों को लिख सकते हैं, मान लीजिए यदि आपके गांव में कोई नई गर्भवती महिला आती है तो उसके बारे में हम अभियुक्ति में लिखेंगे। यदि किसी कारणवश आपके गांव की महिला की ट्रैकिंग नहीं होने की स्थिति में भी हम लिखेंगे कि वह इस गांव की है लेकिन वह नहीं पहुंच पा रही है, किस कारण से नहीं पहुंच पा रही है उसको हम अभियुक्ति में दर्शाएंगे। अब है फॉर्म 5। फॉर्म 5 में है बच्चों की विवरणी, यानी बच्चों के बारे में जानकारी।
तो इसमें भी सबसे पहले क्रम संख्या, फिर घर संख्या, बच्चों का नाम, लिंग, माता का नाम, क्रम संख्या, पिता का नाम, अभिभावक के पहचान पत्र का प्रकार, संख्या, जन्म तिथि, टीकाकरण कार्ड है या नहीं, जन्म के समय कौन कौन से टीके पड़े, बीसीजी किस डेट में, ओपीवी का 0 खुराक कब पड़ा, हेपेटाइटिस बी का टीका यानी बर्थ डोज 24 घंटे के अंदर जो देना होता है उनका डेट लिखना है। फिर 1.5 माह पर जो टीके पड़ेंगे, ओपीवी का पहला खुराक, आरवीवी का पहला खुराक, एफआईपीवी का पहला खुराक, पीसीवी का पहला खुराक, पेंटावेलेंट का पहला टीका। यहाँ मैंने गलती की बोलने में, एफआईपीवी का पहला टीका, पीसीवी का पहला टीका, पेंटावेलेंट का पहला टीका। जो पिलाया जाता है उसे खुराक कहते हैं और जो इंजेक्टेबल होता है उसे टीका कहते हैं। अब देखें कि 2.5 माह पर क्या क्या देना है। तो ओपीवी का दूसरा खुराक, आरपीवी का दूसरा खुराक, पेंटावेलेंट का दूसरा टीका। 3.5 माह पर ओपीवी का तीसरा खुराक, आरवीवी का तीसरा टीका, एफआईपीवी का दूसरा टीका, पीसीवी का दूसरा टीका, पेंटावेलेंट का तीसरा टीका। उसके बाद 9 माह पर पीसीवी का बूस्टर टीका, एफआईपीवी का तीसरा टीका, खसरा रूबेला का पहला टीका, जेई का पहला टीका। उसके बाद 16 से 24 माह में डीपीटी का पहला बूस्टर टीका, ओपीवी का बूस्टर खुराक, खसरा रूबेला का दूसरा टीका, जेई का दूसरा टीका, डीपीटी का बूस्टर टीका। ये टीकों की तिथि इसमें भरी जाएगी और अभियुक्ति में यदि ड्रॉप आउट है या लेफ्ट आउट है तो उसको लिखा जाएगा, या किसी कारणवश वो टीका नहीं ले पा रहे हैं, कोई टीका छूट गया है तो उसकी जानकारी इस प्रपत्र में भरी जाएगी। अब सबसे अंत में जो है उसके पहले, यानी यह पूरा फॉर्म जब ख़त्म जैसे ही होता है तो जो अगला पन्ना है उसमें LMP-EDD दी हुई है, अनुमानित तारीख और प्रसव की तारीख जिसको हम कहते हैं वो दिया हुआ है। आप देखें इसमें, यानी कि LMP-EDD निकालने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। किस प्रकार से निकालना है वो सारा इसमें दिया हुआ है। जनवरी का है LMP तो अक्टूबर में डिलीवरी होगी, यदि फरवरी का है तो नवंबर में, मार्च का है तो दिसंबर में, अप्रैल का है तो जनवरी में, मई का है LMP तो फरवरी में EDD होगा, जून में है तो मार्च में, जुलाई का अप्रैल में, अगस्त का मई में, सितंबर का जून में और अक्टूबर का जुलाई में। इसी प्रकार से नवंबर का अगस्त में और दिसंबर का सितंबर में। तो इसकी सहायता से LMP-EDD लिखने में भी कोई परेशानी नहीं। अब हम अगले पृष्ठ पर जाएं। सबसे अंतिम पृष्ठ जो पीछे का है उसमें देखिए सारी जानकारी दी हुई है, कौन सा टीका किस स्थान पर दिया जाएगा। यानी रोटा है तो मुंह में पिलाई जाएगी, पोलियो मुंह में पिलाई जाएगी, MR का टीका कहाँ किस साइट में लगेगी, IPV कहाँ लगनी है, PCV, JE, BCG, IPV, DPT, पेंटा, हेपेटाइटिस बी, PCV, ये सभी के बारे में आराम से आप देख के जानकारी ले सकते हैं। कहीं कोई त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब सबसे ज़रूरी बात कि जब हम टीकाकरण करते हैं तो जो मूल 4 संदेश है वह भी इसमें अंकित है। अब कौन कौन सा वह मूल संकेत है उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला कि कौन सा टीका दिया गया और इस टीके से किस बीमारी से बचाव होती है, यह पहला संदेश। दूसरा संदेश है
कि अगले टीके के लिए वे बच्चों को कब और कहाँ ले आएं। यह दूसरा संदेश। तीसरा, टीकाकरण के बाद से सामान्य विपरीत प्रभाव हो सकते हैं तथा यदि ऐसा होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। चौथा संदेश, अपना टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखें और जब भी बच्चे को टीकाकरण के लिए जहाँ भी ले जाएं, यह कार्ड साथ में लेकर जाएं। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि यह जो सहिया पंजी है वह बेहद ही रोचक तथा जानकारी से परिपूर्ण है। इसे अपने साथ हमेशा रखें। टीकाकरण सत्र पर हमेशा इसे लें। ड्यू लिस्ट बनाने में इसकी मदद लें तथा डन लिस्ट के बाद भी इसकी जो अपडेशन है वो करना है। इसे अप टू डेट रखें ताकि 100% टीकाकरण हो पाए और हमारा टारगेट पूरा हो, हम लक्ष्य के करीब पहुंच सकें और एक भी बच्चा छूटे नहीं, सुरक्षा चक्र टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी की कमी यदि है तो इस प्रपत्र के माध्यम से दूर किया जा सके और साथ ही साथ टीकाकरण के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। आपने दोनों वीडियो को ध्यान से देखा है। यदि पहले भाग के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप देख लें, तभी दूसरे भाग का भी समझ में आएगा। और वीडियो को दोनों वीडियो पूरा देखने के बाद आपको यदि लगता है कि कुछ बातें जानना बाकी रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उसका उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को लिखिए और मैं जवाब के लिए वीडियो बनाने की तैयारी करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, खासकर सहिया दीदी के पास, क्योंकि यदि सर्वे अच्छी तरह से होगा तो एक भी बच्चा छूटेगा नहीं और सुरक्षा चक्र टूटेगा नहीं।